नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तर छायावादी कविता। इससे पहले कल हमने है वो चौथे पाठ में छायावादी काव्य के बारे में पढ़ा। छायावाद का जो समय है वो माना गया है लगभग है वो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय है वो छायावाद के नाम से है वो जाना जाता है। अब हम इसके बाद की बात करेंगे यानी उत्तर छायावादी कविता, यानी 1936 के बाद जो भी काव्य है वो उत्तर छायावादी कविता के अंदर है वो आता है। तो अब आज हम अगर बात करें तो देखो उत्तर छायावादी कविता में सबसे पहला जो नाम है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की है वो कविता को हम है वो आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कविता का नाम है परशुराम के उपदेश। जिनकी कविता का नाम क्या है? परशुराम के उपदेश। तो देखते हैं कविता। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। विभा का मतलब होता है चमक। जिस तरीके से आभा होता है वैसे ही ये शब्द है विभा। अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो आ प्लस ए भा, वैसे ही ये जो है वी प्लस ए भा। भा का मतलब चमक होता है, वी का मतलब विशेष, तो आभा या विभा, तो इन दोनों का ही मतलब है वो क्या होता है? चमक। तो यहाँ पे विभा का जो मतलब है वो क्या है? चमक। तो देखो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो। है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। पीयूष का मतलब अमृत होता है। पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत। तो यहां पे पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियो रे। तुंग यानी ऊंचा, सेल शिखर यानी चट्टाने जो है, पर्वत की जो चोटी है उस पर, सोम यानी अमृत। सोम यानी अमृत। तो चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। यानी योगी योगियों की तरह नहीं, विजय के सदृश उनके सम्मान जियो रे। तो प्रसंग है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें रामधारी सिंह है वो दिनकर क्या कहना चाहते हैं? भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात, भारत पर जब चाइना ने आक्रमण कर दिया था, चीन ने आक्रमण कर दिया, उसके पश्चात कवि ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की थी। यानी देशवासियों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से कवि देशवासियों में उमंग और उत्साह भरते हुए वीरता का भाव जगाना चाहता है तथा देशवासियों से उद्यम और पराक्रम की अपेक्षा करते हुए वैराग्य छोड़ने की बात करता है कि अब वैराग्य छोड़ करके है वो उद्यम को है वो या पराक्रम की है वो अपेक्षा कर रहे हैं। व्याख्या। आप कविता के इस प्रथम अंश को ओजपूर्ण स्वर में पढ़कर इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ओजपूर्ण तरीके से, यानी क्योंकि इन पंक्तियों को पढ़ने से है वो अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये है वो ओज भाव में है वो लिखे गए, इसमें ओज गुण की है वो प्रधानता रही है। तो ओजपूर्ण स्वर में पढ़कर इसकी आपको व्याख्या पर ध्यान देना है। कवि का विचार है कि हमें समय के अनुसार आचरण करना चाहिए। वैराग्य धारण करना प्रत्येक परिस्थिति में ठीक नहीं है, यानी हर परिस्थिति में वैराग्य धारण करना है वो ठीक नहीं है। समय के अनुरूप है वो हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए वह देशवासियों से कहता है, तुम वैराग्य छोड़ो, अपनी भुजाओं की शक्ति को पहचानो। क्योंकि अपनी भुजाओं की जो शक्ति है, ताकत है, उसको तुम पहचानो। अर्थात संसार के प्रति उदासीनता का मार्ग छोड़कर सकर्मक बनो। यानी संसार के प्रति जो उदासीनता का मार्ग है वो छोड़ करके क्या बनो? सकर्मक बनो, यानी कर्म के साथ है वो चलना है। अपनी शक्ति के अनुरूप तलवार तथा बंदूक उठाओ और कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोजो। कठिन जो परिस्थितियां हैं उनमें भी आपको अपना रास्ता है वो खोजना है। दुर्गम सीमाओं को पार करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो।
ए देशवासियों, योगी नहीं वरन विजय के सम्मान जीना सीखो, यानी विजेता के सम्मान आपको जीना सीखना है। ये है वो इसमें कवि कहते हैं। विजय के सदृश जियो रे, पंक्ति में कवि देशवासियों को कर्मठ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि देशवासी जीवन संग्राम में अपने कर्तव्य पथ पर सदा विजयी बने, सदा ही विजयी बनने की है वो बात कर रहे हैं। इस पंक्ति में उपमा अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई देता है। किस पंक्ति में? देखो, विजय के सदृश जियो रे, इस पंक्ति में है वो उपमा अलंकार का सौंदर्य भी आपको देखने को मिलता है। आगे की कविता देखते हैं। स्वातंत्र्य, अगर स्वातंत्र्य शब्द की हम बात करें तो शब्द जो है स्वतंत्र, और स्वतंत्र में है वो ये प्रत्यय है वो जुड़ा है, तो स्व है वो स्वा, तंत ये है वो, यानी अंतिम स्वर हट गया और यह प्रत्यय जुड़ गया, तो शब्द क्या बन गया? स्वातंत्र्य। यानी स्वतंत्रता का जो भाव है वो इसमें, तो स्वातंत्र्य जाति की लगन व्यक्ति की धुन है, बाहरी वस्तु ये नहीं भीतरी गुण है। ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तो भीतरी गुण है। नत, नत का मतलब झुका, यानी झुकना, तो नत हुए बिना यानी झुके बिना जो असनी घात सहती है। असनी का मतलब है यहां पे तलवार या फिर वज्र, वज्र के सम्मान जो कठोर है उसका भी घात अगर कोई सहे तो वो सहना ही पड़ता है। स्वाधीन जगत, यानी स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, जिसका खुद का है वो खुद के जो अधीन है वही, तो स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे, वीरत्व यानी वीरता को छोड़ करके, पर यानी दूसरों के पैर, यानी दूसरों के पैर मत पकड़ो, दूसरों के चरण है वो मत पकड़ो। जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे, अपनी आन बान शान के लिए खुद ही सारे है वो सारे आग में है वो कूदना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ता है। तो प्रसंग में है वो क्या, इस अंश में कवि स्वतंत्रता को मानव जीवन के लिए अनिवार्य मानता है, कि स्वतंत्रता मानव जीवन के का है वो अनिवार्य अंग है, और कहता है कि उद्यमी लोग ही स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। जो उद्यमी परिश्रमी लोग हैं वही स्वतंत्रता की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संसार में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। ये हम भली भांति जानते हैं कि संसार का जो प्रत्येक प्राणी है वो क्या रहना चाहता है? स्वतंत्र रहना चाहता है। व्याख्या में देखें, जब पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहता है तो भला हम मानव स्वतंत्र क्यों नहीं रहना चाहेंगे? यानी जब पक्षी खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हम तो मानव जाति हैं, मानव क्यों नहीं स्वतंत्र रहना चाहेंगे? मनुष्य जब गुलाम होता है या उनकी स्वतंत्रता पर संकट मंडराता है तो वह स्वतंत्र होने या स्वतंत्रता को बचाने के लिए क्या नहीं करता, यानी सब कुछ करने को तैयार रहता है। भारतवासियों ने आजादी पाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। आजाद होने के बाद भी इस देश पर संकट आया तो जागरूक लोगों ने स्वतंत्रता की चेतना का प्रचार किया। इसी भाव को कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त करते हुए कहा है, सभी मानव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यानी सभी मानव स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यह मनुष्य जाति की लगन और प्रत्येक व्यक्ति की धुन या इच्छा है, उनकी सीखी हुई आदत नहीं बल्कि मौलिक प्रवृत्ति है। यानी ये तो मूल प्रवृत्ति है स्वतंत्र रहना। तो संसार में वही राष्ट्र स्वतंत्र रह पाता है जिसमें स्वाभिमान है, जो स्वतंत्रता के लिए बिना झुके मुसीबतों की चोट सह लेता हो। कवि आगे कहता है कि ए देशवासियों, तुम वीरता छोड़कर दूसरों का पैर मत पकड़ो, तुम वीरता को छोड़ करके दूसरों के पैर मत पकड़ो, अर्थात किसी की दास्ता मत स्वीकारो, किसी की गुलामी को स्वीकार मत करो। आग से गुजरते हुए या कठिनाइयां सहते हुए अपनी आन बचाए रखो, यानी अपनी आन है वो बचाए रखो। आगे देखो, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है। संगीन यानी नुकीला हथियार जो बंदूक के आगे लगाया जाता है।
तो आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, शोणित यानी खून, शोणित के बदले यानी खून के बदले जहां आंसू बहते हैं, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, यानी वह देश कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। पकड़ो अयाल, अयाल कहते हैं सिंह की गर्दन के बाल, शेर की गर्दन के बाल को अयाल कहते हैं। तो पकड़ो अयाल अंधड़ पर उछल चढ़ोरे, किरीचों पर, किरीच यानी छोटी बर्छी जो पेट में है वो घोंप दी जाती है, तो उसको किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे, चाम यानी खाल या चमड़ी या त्वचा, तो किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे। प्रसंग, इस अंश में कवि देशवासियों में उत्साह जगाते हुए कहता है कि देश को स्वाधीन रखने के लिए जोखिम एवं संघर्ष आवश्यक है। यानी देश को अगर स्वाधीन रखना है, स्वतंत्र रखना है, तो उसके लिए जोखिम तो उठाने ही पड़ेंगे और संघर्ष भी करना ही पड़ेगा। व्याख्या, कवि कहता है कि वह देश जहां के लोगों में कठिनाइयों के आने पर उत्साह न जागे, जहां छातियां संगीनों के वारों से डर जाए, जहां के नागरिक खून बहाने के बदले आंसू बहाए, वह देश कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। आगे कवि आह्वान करता कि शेर के अयाल पकड़ने का साहस रखो, यानी शेर की गर्दन के बाल पकड़ने का साहस रखो, आंधियों पर सवारी करने का हौसला दिखाओ और किरीचों को अपनी खाल से मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। किरीचे यानी घोंपने, जो तलवार आदि जो पेट में घोंप दी जाती है, तो उसके ऊपर अपनी खाल से मढ़ने की निर्भीकता का प्रदर्शन करो। अर्थ हुआ कि साहस, हौसला, चुस्ती फुर्ती दिखाने के साथ साथ अपने शरीर का बलिदान करने वाली निर्भीकता की वीरत्व की पहचान है। जिस देश में ऐसे वीर होंगे वही देश स्वाधीन रह सकता है। कि जिस देश में ऐसे वीर होंगे जो बिना डरे निडर होकर के जो मुकाबला करे, वही देश स्वतंत्र रह सकता है, आजाद रह सकता है। आशय यह है कि ए देशवासियों, तुम शत्रु की गर्दन पकड़कर शत्रु सेना पर टूट पड़ो। इस क्रम में तुम भी क्षत विक्षत हो सकते हो, मगर इसकी बिल्कुल भी परवाह न करो। स्वाधीन रहने की कीमत मृत्यु भी हो तो उसका वर्ण करो। उसका भी है वो चुनाव आपको करना होगा। भाव तथा शिल्प सौंदर्य, यानी ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम के उपदेश, इसके भाव पक्ष और कला पक्ष की हम बात करने वाले हैं। भाव तथा शिल्प सौंदर्य की हम बात करने वाले हैं। तो देखो, दिनकर अपने विशिष्ट काव्य प्रयोगों से भाषा को लाक्षणिक बनाने में सिद्धहस्त हैं। वे ऐसे प्रयोगों की झड़ी लगा देते हैं जैसे बाहों की विभा संभालना, बाहों की विभा संभालना, चट्टानों की छाती से दूध निकालना, चंद्रमाओं को पकड़कर निचोड़ना आदि। किंतु ये प्रयोग मात्र चमत्कार पैदा करने के उद्देश्य से नहीं होते, बल्कि इससे भाषा और भावों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। यानी भाषा और भावों की जो सामर्थ्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। वीरता और देश प्रेम दिनकर के काव्य का मूल स्वर है। यानी वीरता और देश प्रेम जो है वो दिनकर के काव्य का मूल भाव है, मूल स्वर है। प्रस्तुत रचना में दोनों का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रत्येक पंक्ति प्रेरणा, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण है। परिस्थितियों की मांग को समझते हुए कवि ने वैराग्य का खंडन किया है और वीरता की भावना को जगाने के लिए लाक्षणिकता का सुंदर उपयोग किया है। स्वतंत्रता के महत्व को समझाते हुए उसकी रक्षा का भी ओजपूर्ण शब्दावली में आह्वान है। दिनकर की कविताओं में भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है। भावानुरूप भाषा उनके संकेतों पर चलती दिखाई देती है। भाषा के तत्सम रूप, भाषा के तत्सम रूप के प्रयोग में वे अग्रणी दिखाई देते हैं। जैसे विभा, शिला, शैल शिखर, पीयूष, वीरत्व, शोणित, अश्रु आदि। ये है वो तत्सम शब्द है, वो आपको कविता में देखने को मिल जाएंगे। कविता की लयात्मकता
और गयात्मकता सराहनीय है, जिससे कविता के वाचन में अद्भुत आनंद आता है। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, इनमें कवि ने लाक्षणिक प्रयोग किए हैं, यानी इनमें लाक्षणिक प्रयोग किए हैं। इन पंक्तियों पे आप है वो ध्यान दीजिए। देखो कौन कौन सी पंक्तियां हैं। पहली, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो। दूसरा देखो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ोरे। इसमें है वो आपको कविता की जो ये पंक्तियां हैं, इनमें कवि के लाक्षणिक प्रयोग है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी, जिसका नाम था परशुराम के उपदेश, जिसमें है भारत के ऊपर जब चाइना ने आक्रमण किया तब भारतवासियों में को है वो ओज दिलाने के लिए, जोश दिलाने के लिए ये कविता है वो लिखी गई है। उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।